Assalamu alaikum. Welcome to 11th lecture of Object Oriented Programming. आज हम पोलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को फर्दर एक और एग्जाम्पल के साथ जो है वो एक और कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम जो है एक दफ़ा फिर से पोलीमॉर्फिज्म को इन डिटेल देखेंगे और एक थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इन डिटेल देखा। हमने देखा द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म ऑफ द सेम थिंग एंड in the word polymorphism, poly means many and morphism means forms. और हमने साथ ही एक सिंपल एग्जांपल के साथ पोलीमॉर्फिज्म को फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और हमने देखा कि वहाँ पे ये जो वर्ड पोलीमॉर्फिज्म है जो बेसिकली ये स्टेट करता है कि हम जो है एक ही मैसेज जो है वो डिफरेंट क्लासेस के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, मीन्स कि हम एक मैसेज डिफाइन करें और रन टाइम पे यूज़र की सिलेक्शन के बेस पे हमारा प्रोग्राम ये डिसाइड कर सके कि अब ये जो मैसेज है ये किस क्लास का कॉल कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने उस सिंपल सी एग्जांपल में देखा कि हम सिंपली obj.draw का मेथड कॉल करते हैं ड्रॉ बटन में। ठीक है, हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते वहाँ पे कि ये कौन सी क्लास का ड्रॉ का बटन है। वो रन टाइम पे अगर यूज़र ट्राइंगल सेलेक्ट करता है तो फिर वही मेथड जो है obj.draw का वो ट्राइंगल के ड्रॉ के मेथड को कॉल करेगा। अगर यूज़र रन टाइम पे सर्कल सेलेक्ट करता है तो वो जो obj.draw का मेथड है वो सर्कल के ड्रॉ को मेथड को कॉल कर रहा है। तो अब आप देखो कि जो पोलीमॉर्फिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव है, आप देखो कि वो कितना इफेक्टिवली हमने इस एग्जांपल में अकम्प्लिश होते हुए देखा कि हमारे पास एक सिंपल मैसेज कॉल थी obj.draw और रन टाइम पे यूज़र के इनपुट के बेस पे जो है वो ड्रॉ का मेथड जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंटली बिहेव करता था। मैनी डिफरेंट फॉर्म्स वो शो करता था ऑन द बेस ऑफ यूज़र इनपुट। अगर वो लाइन सेलेक्ट करता था यूज़र तो वो लाइन का ड्रॉ का मेथड कॉल होता था। अगर वो सर्कल करता था तो सर्कल का ड्रॉ का मेथड कॉल होता था। और सिमिलरली अगर वो ट्राइंगल करता था तो ट्राइंगल के ड्रॉ का मेथड कॉल होता था। और यही मेन कॉन्सेप्ट है पोलीमॉर्फिज्म का कि हम एक ही मैसेज जो है वो मल्टीपल क्लासेस के लिए जो है वो हम यूज़ कर सकें। ठीक है, और ये बाइंडिंग रन टाइम पे हो, रन टाइम पे यूज़र के इनपुट की बेस पे ये डिसाइड हो कि ये जो मेथड है ये किस क्लास का कॉल होगा। ठीक है, हम स्टेट सिंगल मैसेज कॉल करते हैं लेकिन वो रन टाइम पे जो है वो उसकी फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। तो इसीलिए इसको पोलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। इसके साथ ही हमने वर्चुअल फंक्शंस को देखा और हमने देखा कि पोलीमॉर्फिज्म जो रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म है जो कि हम इनहेरिटेंस में अचीव करते हैं वो वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू ही पॉसिबल होती है। और जब हम वर्चुअल फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो उनका प्रिंसिपल ये होता है कि जो फंक्शन जिसको हम जो हमारी ड्राइव्ड क्लास है उसमें हम उसको रीडिफाइन करना चाहते हैं तो उस फंक्शन को हम बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जब हम वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिफाइन कर देते हैं तो हम कंपाइलर को बता देते हैं कि हमारे इस मेथड की एक डेफिनेशन अब तुम्हें ड्राइव्ड क्लास में भी मिलेगी और फिर ड्राइव क्लास पे हम सेम मेथड को ओवरराइड कीवर्ड के साथ ओवरराइड करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कीवर्ड्स जो हैं ये इनेबल करते हैं कंपाइलर को कि वो रन टाइम पे इस चीज़ को डिसाइड कर सके कि अब कौन सी क्लास का जो है वो फंक्शन कॉल करना है, बेस क्लास का करना है या ड्राइव क्लास का कॉल करना है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम फिर से एक दफ़ा वर्चुअल फंक्शंस को रिकॉल करेंगे और हम जो है और थॉरोली इनको देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही में हम स्टैटिक और डायनामिक बाइंडिंग को जो है वो दोबारा से रिकॉल करेंगे। ठीक है, और हम उसको मज़ीद फिर से एक दफ़ा देखने की कोशिश करेंगे।
और हम पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम को देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही एफिशिएंटली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम वर्चुअल फंक्शंस को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अ वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन इन द बेस क्लास दैट यू रीडिफाइंड इन अ ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, तो अब क्या है कि वर्चुअल फंक्शन जो है वो बेस क्लास का मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है, और उसको फिर हम क्या करते हैं, रीडिफाइन करते हैं ड्राइव क्लास में, और हम उसको कीवर्ड ओवरराइड के साथ फिर क्या है कि हम उसको डिफाइन करते हैं ड्राइव क्लास में। ठीक है, और जो बेस क्लास है उसमें हम उसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं। इट इज़ यूज टू टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म डायनामिक लिंकेज और लेट बाइंडिंग ऑन द फंक्शन। ठीक है, और हमने प्रीवियस केस में देखा जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, कि यूज़र अगर क्लास यूज़र जो है अगर सर्कल सेलेक्ट करता है गिवन ऑप्शंस में से, तो ड्रॉ का मेथड जो है वो सर्कल के ड्रॉ के मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, और अगर वो लेट्स से ट्राइंगल सेलेक्ट करता है तो वही ड्रॉ का मेथड जो है वो फिर ट्राइंगल को कॉल होता है। तो ये जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो हम जो है वर्चुअल फंक्शन और उसके करस्पॉन्डिंग जो हम ओवरराइड करते हैं ड्राइव क्लासेस में, हम ये उसी के थ्रू अचीव कर सकते हैं। जब तक हम ये कीवर्ड्स वर्चुअल और ओवरराइड यूज़ नहीं करेंगे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर सकते। और ये हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि जब हमने ये कीवर्ड्स ऐड नहीं किए थे तो हमारे पास हमेशा जो ड्रॉ का मेथड कॉल हो रहा था वो शेप क्लास का हो रहा था, क्योंकि वो उसकी स्टैटिक टाइप थी। ठीक है, तो वो जो है वो डायनामिक लिंकेज नहीं हो पा रही थी जब तक कि हमने कीवर्ड वर्चुअल और ओवरराइड यूज़ नहीं किए थे। सो वर्चुअल फंक्शंस आर बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन क्लासेस। ठीक है, और स्टैटिक और डायनामिक बाइंडिंग क्या है उसको थोड़ा सा फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग्स मीन्स दैट द टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल इज सिलेक्टेड एट कंपाइल टाइम। ठीक है, जब हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, जब हम इस तरह से लिख देते हैं तो ये बाइंडिंग क्या है, स्टैटिक है। ये कंपाइल टाइम के ऊपर जो है ये OBJS जो है ये इनिशियलाइज हो जाता है इस क्लास शेप के साथ। ठीक है, लेकिन डायनामिक बाइंडिंग मीन्स दैट टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल इज सिलेक्टेड एट रन टाइम। लेकिन ये जो बाइंडिंग है ये रन टाइम पे हो रही होती है कि अब ये जो कॉम्बो बॉक्स है उसमें से यूजर जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा उसके बेस के ऊपर ये जो OBJS है उसको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। अगर यूजर लाइन सिलेक्ट करेगा तो लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और अगर वो लाइन सेलेक्ट नहीं करता है तो फिर शेप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये डायनामिक बाइंडिंग है कि ये रन टाइम पे डिसाइड होता है कि ये OBJS जो है इसको किस क्लास के साथ इनिशियलाइज करना है। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये स्टैटिक बाइंडिंग है। ये जो है एट द कंपाइलेशन ऑफ योर कोड ये बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है, और OBJS जो है वो इसी शेप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसका फिर हम देखेंगे कि हम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स एंड स्पेसिफिकली पॉलीमॉर्फिज्म हम उसका सॉल्यूशन जनरेट करेंगे और हम देखेंगे कि वो सॉल्यूशन जो है वो कितना एफिशिएंट है और वो किस हद तक हमें जो है वो कोड की रीयूजेबिलिटी जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। हम प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Suppose you want to make an interface that will perform basic arithmetic operations and advanced arithmetic operations on the base of user input। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास एक इंटरफेस है जिसपे हमने दो तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। एक जो है वो बेसिक हैं और दूसरे एडवांस्ड हैं। ठीक है, if users like basic operation then user can only perform sum and subtraction। ठीक है, तो क्या है, बेसिक ऑपरेशंस में सिर्फ यूजर जो है वो दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सम और सब्ट्रैक्शन।
If user select advanced operation, then user can perform sum, subtraction, multiplication and division operations. ठीक है, और अगर वो एडवांस्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो वो 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, जो कि सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। ठीक है, तो आप देखो क्या है कि एक सिंपल सी बेसिकली कुछ इस तरह की एप्लीकेशन है। ठीक है, और आप देखो कि क्या है कि यूज़र के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो बेसिक सिलेक्ट करता है या वो एडवांस्ड जो है वो इंटरफेस सिलेक्ट करता है। जो बेसिक एप्लीकेशन है वो यूज़र को सिर्फ 2 ऑपरेशंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सम और सब्ट्रैक्शन का, जबकि जो एडवांस्ड है वो ये 4 ऑपरेशंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमने कुछ इस तरह की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, अब अगर हम इस एप्लीकेशन को गौर से देखें, ठीक है, अब देखो ये हमारी बेसिकली क्या है, दिस इज और एप्लीकेशन 1 एंड दिस इज और एप्लीकेशन 2। ठीक है, बेसिकली क्या है कि हमारी इस गिवन प्रॉब्लम के अंदर 2 डिफरेंट एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन जो है वो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, दूसरी एडवांस्ड परफॉर्म कर रही है। ठीक है, आप अगर देखो तो इन दोनों एप्लीकेशंस की इंटरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस इंटरफेस को देखते हो जो कि बेसिक है, ठीक है, और अगर आप ये एडवांस्ड इंटरफेस को देखते हो तो इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये 2 बटन्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये 2 बटन्स ऐड हो रहे हैं, बाकी आप देखो तो इंटरफेस एग्जैक्टली सेम है। और उसी तरह अगर मेथड्स की बात करें तो एडवांस के केस में सिर्फ ये 2 मेथड्स जो हैं एडिशनल हैं, बाकी वही मेथड्स हैं जो बेसिक क्लास के हैं। तो इस तरह की एप्लीकेशन को हम बहुत इफेक्टिवली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बहुत इफेक्टिवली, और हम ये जो चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। हम इंटरफेस को भी रीयूज़ कर सकते हैं और हम इन मेथड्स को भी रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम डेमोन्स्ट्रेशन में देखते हैं कि हम किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे स्क्रैच से जो है एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, और हमने अभी जो प्रीवियस स्लाइड पे प्रॉब्लम नंबर 2 पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड डिस्कस किया है, हम उसके लिए C# में जो है एक सॉल्यूशन डेवलप करेंगे। सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हम उसको नाम दे देते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी इंटरफेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसकी इंटरफेस में हम स्टार्ट करते हैं लेबल से। हम जो है 3 लेबल्स ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेते हैं।
ठीक है, साथ ही हमें जो है एक कॉम्बो बॉक्स चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें बेसिकली यूज़र को हम चॉइसेस देंगे कि स्टैंडर्ड उसने सेलेक्ट करना है या उसने एडवांस्ड, ठीक है, एक बेसिक है और दूसरा एडवांस्ड। ठीक है, और उसके अलावा हमें 4 बटन्स चाहिए, ठीक है, तो वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, 4 जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उनके लिए 4 बटन्स हमें ऐड करने हैं। सबका टेक्स्ट सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इन लेबल्स को अप्रोप्रिएट नेम देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली लेबल्स हम ले रहे हैं। फॉर नंबर 1 एंड नंबर 2, तो हम इनको अप्रोप्रिएट नेम देते हैं। नंबर 1, दिस इज नंबर 2, थोड़ी सी अलाइनमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये बेसिकली यूज़र से टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये एक कॉम्बो बॉक्स ऐड कर दिया जो बेसिकली यूज़र से कैलकुलेटर की टाइप लेगा। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं CMB टाइप, और इसमें हम आइटम्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, आइटम्स में कलेक्शंस में हम ऐड कर देते हैं। हमें इस केस में एक हमारा बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस का ऑप्शन अवेलेबल होगा और दूसरा है एडवांस्ड। ठीक है, बेसिक में जो है वो यूज़र 2 ऑपरेशन सम और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता है, और एडवांस जो है उसमें क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो इस बेस पे हमने ये 2 ऑप्शंस यूज़र को दे दिए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास बटन्स आ गए। ठीक है, अब हम इनको अप्रोप्रिएट टेक्स्ट दे देते हैं। हम कहते हैं कि ये जो है हमारा सम का बटन है, ये हमारा जो है वो सब्ट्रैक्शन का बटन है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का बटन आ गया, और ये हमारा जो है वो डिवीजन का बटन आ गया। ठीक है, अब हम इनको अप्रोप्रिएट नेम्स देते हैं। ये जो है BTN सम आ गया, इसको हम कहते हैं दिस इज BTN सब्ट्रैक्शन, दिस इज BTN मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस इज BTN डिवीजन। ठीक है, अब ये हमारा इंटरफेस बन गया।
अब हम यहाँ पे क्लासेस को ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से नहीं, सॉरी, हम क्लास डायग्राम से ही जाके ऐड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं क्लासेस। पहली क्लास जो है वो हम बेसिक ऐड करते हैं। बेसिक क्लास में जो मेथड्स हम देते हैं, एक मेथड हम देते हैं सम, जिसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर होगी। दूसरा हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप भी हम इंटीजर दे देते हैं। ठीक है, ये दो मेथड्स हमने इसमें डिफ़ाइन कर दिए। ठीक है, अब हम अपनी सेकंड क्लास ऐड करते हैं, विच इज़ एडवांस्ड ठीक है, और इसमें फिर हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का मेथड आ जाएगा, इसकी इंटी हम रखते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड डिवीजन का आ जाएगा, और हम कहते हैं कि इसकी हम फ्लोट रख देते हैं। ठीक है, अब हम जो है इन क्लासेस में कोड को ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि इंटीजर ए और इंटीजर बी जो है एज अ आर्गुमेंट आएगा, और ये रिटर्न करेगा सिंपली ए प्लस बी। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम कहते हैं कि इंटीजर ए और इंटीजर बी होगा, और ये रिटर्न करेगा सिंपली ए माइनस बी। ठीक है, और इसी तरह हम एडवांस्ड में आते हैं। अगेन हम कहते हैं कि ये भी दो आर्गुमेंट्स लेगा, और सिंपली रिटर्न करेगा ठीक है, और ये भी दो आर्गुमेंट्स लेगा, और रिटर्न करेगा ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, अब देखो हमने क्लासेस में ये चार फंक्शंस ऐड कर दिए। ठीक है, लेकिन अभी देखो करंटली हम अगर अपनी क्लासेस को देखते हैं तो दे आर नॉट बिहेवियरली कंपैटिबल। ठीक है, और अगर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो क्या है कि हमें इनहेरिटेंस ऐड करनी होगी। ठीक है, और इनहेरिटेंस किस तरह से होगी कि हम कहेंगे कि जो हमारा एडवांस्ड क्लास है वो इनहेरिट करेगी बेसिक ऑपरेशंस को। ठीक है, अब इनहेरिटेंस होगी। ठीक है, अब इनहेरिटेंस होगी। अब ये जो एडवांस्ड क्लास है इसके पास 4 मेथड्स होंगे। ठीक है, अब सब, सम, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये 4 मेथड्स एडवांस्ड क्लास का पार्ट हैं, लेकिन जो बेसिक क्लास है उसमें हमारे पास 2 ही मेथड्स हैं। ठीक है, तो अब ये रिक्वायर्ड है कि हम इनको जो है वो बिहेवियरली कंपैटिबल करें, ताकि हम रन टाइम पे एक दूसरे की जगह इनको यूज़ कर सकें। ठीक है, जब तक ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होंगी, एक दूसरे की सब टाइप नहीं होंगी, ठीक है, तब तक ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। करंटली ये एक्सटेंशन की फॉर्म है कि एडवांस जो है वो बेसिक की सारी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इनको एक दूसरे का सब टाइप बनाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हमें क्या है कि बेसिक के अंदर,
ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ वर्चुअल फंक्शंस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट विल मेक सेंस टू यू कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है और या इसको वर्चुअल क्यों कहा जाता है, ठीक है। देखो एक चीज़ जिसको हम वर्चुअल कहते हैं तो उसका जो है मतलब यही होता है कि ये कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो वर्चुअली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और एनीथिंग दैट वी डोंट हैव इन रियलिटी एंड वी अज्यूम इट, तो हम कहते हैं कि वो वर्चुअल चीज़ है। तो इसी तरह अब हम यहाँ पे वर्चुअल मेथड्स को ऐड करेंगे, ठीक है। और हम कहेंगे कि जो हमारे मेथड्स थे जो कि क्या है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, हम उनको वर्चुअली यहाँ पे ऐड करेंगे विद वर्चुअल कीवर्ड, ठीक है। और उनका रिटर्न इंटीजर था व्हेन इट वाज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और हम यू हैव टू टेक केयर कि इनके सिग्नेचर्स बिल्कुल सेम हों, ठीक है। लेकिन अब इस केस में क्या है कि ये सिंपली रिटर्न करेगा 0 क्योंकि हम कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेथड क्या है, इट इज़ टोटली वर्चुअल, कि बेसिक क्लास में इस मल्टीप्लिकेशन मेथड की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और हम इसको सिर्फ इस क्लास में इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हम इसको जाके जो हमारी एडवांस क्लास है उसमें हम उसको जो है वो ओवरराइड करें, ठीक है। और हम फिर दूसरा मेथड भी यहाँ पे ऐड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने रिटर्न टाइप फ्लोट दी थी, ठीक है। और इस केस में अगेन हम इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे और हम कह रहे हैं रिटर्न 0, ठीक है। अब आप देखो कि बेसिक क्लास में हमने 2 वर्चुअल मेथड्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा हमने ऐड कर दिया डिवीजन, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये 2 मेथड्स हमने वर्चुअल मेथड्स यहाँ पे हमने ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये वर्चुअल मेथड्स हैं तो अभी हमें एक्सप्लिसिटली एडवांस क्लास में ये बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे इनको क्या करें, हम इनको यहाँ पे ओवरराइड करें, ठीक है। अब जब तक ये कीवर्ड्स हम ऐड नहीं करेंगे तब तक हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। कंपाइलर क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे रन टाइम पे ये डिसाइड करता है आपके अब कौन सी क्लास का मेथड जो है वो कॉल करना है, ठीक हो गया। अब आप देखो कि क्या है कि हमारी क्लासेस जो हैं वो कंपैटिबल हो गई हैं, ठीक है। अब आप देखो बेसिक क्लास में हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और सम के मेथड हैं और एडवांस क्लास में भी अगेन क्या है कि हमारे पास सब और सम और साथ में क्या है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मेथड्स ओवरराइड हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये मेथड्स ओवरराइड हो रहे हैं और यहाँ पे ये मेथड्स क्या हैं, ये वर्चुअल मेथड्स हैं, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपनी इंटरफेस पे और हम इसको प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। अगेन उसी तरह से हम इसको प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। हमने जो हमारा कॉम्बो बॉक्स टाइप है उसके सिलेक्ट इंडेक्स चेंज मीन्स जो ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इवेंट फायर होगा जो बेसिकली तब एग्जीक्यूट होगा जब भी हम कोई नया आइटम जो है वो सिलेक्ट करेंगे इस कॉम्बो बॉक्स में। तो अगेन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है तो सबसे पहले हमें जो है बेसिक क्लास का एक ओबीजे का सिर्फ रेफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे हमने शेप क्लास का किया था। और उसके बाद उसको इनिशियलाइज हम अब हम यहाँ पे रन टाइम पे करेंगे यूज़र की इनपुट के बेस पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो फिर से हम लिखेंगे कि टाइप डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ठीक है। ट्रिमिंग अच्छी होती है, अगर गलती से कोई स्पेसेस आ गई हैं तो वो उनको रिड्यूस कर देता है। क्या है कि अगर क्या है एडवांस्ड, ठीक है, तो उसके केस में हम कहते हैं कि अगर तो यूज़र एडवांस्ड सेलेक्ट करेगा तो फिर जो हमारा ओबीजे है,
ठीक है, अब हम उसको किससे इनिशियलाइज करवाएंगे, एडवांस्ड के साथ। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनेगा, एडवांस्ड का। ठीक है, और एल्स के केस में हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा बेसिक क्लास का। ठीक है, ठीक है, इन टेक्स्ट बॉक्सेस को हम नाम दे देते हैं अप्रोप्रिएट, ताकि हम इनको इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। हम कहते हैं दिस इज टेक्स्ट num1, दिस इज टेक्स्ट num2। ठीक है, अब बटन्स को हम प्रोग्राम करते हैं, और बटन्स पे हम कहते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी हम उसको मैसेज बॉक्स डॉट शो में शो करवा देते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी इंटरफेस बना रहे हैं आप, तो इसको प्रॉपर्ली जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस और उसमें शो करोगे जैसे कैलकुलेटर में होता है, लेकिन यहाँ पे मैं फॉर सिंप्लिसिटी जो है मैसेज बॉक्स ले रही हूँ। ठीक है, और हम कहते हैं कि obj डॉट सम, सम का बटन है डॉट सम, और हम वैल्यूज़ क्या देंगे इसको, हम इसको वैल्यूज़ देंगे जो भी यूज़र रन टाइम में टेक्स्ट num1 डॉट टेक्स्ट में देगा। ठीक है, डॉट ट्रिम कर लेते हैं। इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि जब भी यूज़र से इनपुट ली जाए तो उसको ट्रिम कर लिया जाए। और दूसरा जो है वो हम कहते हैं कि टेक्स्ट num2, अब जो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आएगी वो हम जो है बी को पास करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट नंबर 2 डॉट ट्रिम। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये एरर क्या कह रहा है हम इसको समझते हैं। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये मेथड जो है ये दोनों इंटीजर्स ले रहा है। ठीक है, और हम इसको क्या पास सेंड करें, टेक्स्ट बॉक्स में से हमारे पास क्या आता है, टेक्स्ट आता है जो कि स्ट्रिंग होता है। तो अब इन दोनों केसेस में हमें इसको पार्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब टेक्स्ट num1 डॉट टेक्स्ट जो है हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप हमारा जो सम का मेथड है वो इंटीजर्स ले रहा है, तो हमें इसको पार्सिंग करनी पड़ेगी, जिसको टाइप कास्टिंग कहते हैं इंटीजर डॉट पार्स। ठीक है, हम इसको पार्स कर देंगे और इसी तरह से हम इसको पार्स कर देंगे। ठीक है, अब क्या है कि जो भी वैल्यू आएगी हम उसको जो है वो उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और अब एक और मसला क्या रहा है वो देखते हैं हम। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो मैसेज बॉक्स है वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू शो करवाता है, जबकि हमारा सम का मेथड इंटीजर रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसको डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारा मेथड प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो गया है। टोटली टाइप कास्टिंग के इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, और अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि यही काम अब हमने सब में करना है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन है, तो आप देखो बाकी सब कुछ वही है, सिंपली हमें क्या है, सम की जगह अब सब का मेथड कॉल करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, सेम हम पेस्ट कर देते हैं, और अब सब की जगह क्या है, मल्टीप्लिकेशन। क्या है, डिवीजन आ गया। ठीक है, ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। हम देखते हैं क्या इशू आएगा। अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, हमें यहाँ से एक्सप्लिसिटली सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि हम जो है
एडवांस्ड ले रहे हैं या बेसिक? अच्छा पहले हम एडवांस्ड लेके देखते हैं, ठीक है। हमने एडवांस्ड सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे वैल्यूज़ देते हैं। लेट्स से हम कहते हैं 2 और 1 हम दे देते हैं, ठीक है। इनका सम हम देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। सम क्या है? इट इज़ 3, ठीक है। सब्ट्रैक्शन 1, मल्टीप्लिकेशन 2, डिवीजन 2। ओके, हम वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं। हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये हमारा जो है कोड ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। 12, 8, 25, ओके, इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि अब हम बेसिक में इसको जो है देखते हैं। अब बेसिक में देखो क्या है कि ये दो ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म होंगे। ऐसे ही है, देखो सम पे हमें रिज़ल्ट आएगा, सब्ट्रैक्शन पे हमें रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, लेकिन इस पे हमें कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी हमारे पास कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है बेसिक में, ठीक है। बेसिक में बेसिकली मेथड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अब ये रिक्वायर्ड है हमारे लिए कि हम इन दो बटन्स को भी जब एडवांस्ड कैलकुलेटर के ऑप्शन को हम सिलेक्ट करें तब ये हमें विजिबल हों, और जब हम बेसिक पे हों तो ये हमें विजिबल ना हो, ठीक है। तो दूसरा आपने यहाँ देख लिया कि अब क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है, ठीक है। चलिए एनीवेज फ़िलहाल मैं इन दो बटन्स को थोड़ा सा हैंडल करती हूँ, तो फिर आपको रीयूजेबिलिटी का ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि सेम इंटरफेस को हम जो है वो दो डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस में हम इनको जो है वो बेसिकली रीयूज़ कर रहे हैं। इसको मैं स्टॉप करती हूँ। ठीक है, और अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि जब मेरा फॉर्म लोड हो, ठीक है, जब मेरा फॉर्म लोड हो तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेक्टेड हो, ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो सिलेक्टेड हो और सिर्फ ये दो बटन्स जो हैं ये विजिबल हों, ठीक है। तो इसके लिए मैं फॉर्म लोड पे आती हूँ, ठीक है। अब मैं फॉर्म लोड पे लिखती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं अपना फॉर्म रन करूँ तो जो बेसिक है, ठीक है, बेसिक का ऑप्शन वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हो, ठीक है। क्योंकि देखो करंटली हम देख रहे हैं क्या है कि कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है। मैं चाहती हूँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बेसिक सिलेक्टेड हो, ठीक है, और सिर्फ ये दो बटन्स शो हो रहे हों, ये ना शो हो रहे हों। तो हम ये काम करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है कि सिंपली हम कहते हैं कि cmb टाइप डॉट टेक्स्ट जो है वो इक्वल टू हो बेसिक के, ठीक है, जब हम इसको रन करें, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। आप देखो यहाँ पे अब ये बेसिक लिखा आ रहा है, ठीक है। और साथ ही हम कहते हैं कि जो OBJ है, ठीक है, वो इनिशियली जो है वो बेसिक क्लास के साथ इनिशियलाइज हो, ठीक है। अगर यूज़र कोई भी नहीं सेलेक्ट करता तो जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो हमारा जो है वो बेसिक सिलेक्ट हो और बेसिक की ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो। और साथ ही मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो BTN डिवाइड है, ठीक है, वो नज़र ना आए। तो मैं कहती हूँ वो उसकी विजिबिलिटी जो है इट शुड बी ठीक है, फॉल्स होनी चाहिए। और सिमिलरली मैं कहती हूँ कि जो BTN मल्टीप्लिकेशन है उसकी विजिबिलिटी जो है वो भी फॉल्स हो। विजिबिलिटी फॉल्स का मतलब है कि वो अब हमें दिखाई नहीं देगा,
ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो ये हम कहाँ लिख रहे हैं, फॉर्म लोड के पे। अब ये सारा काम कब होगा, फॉर्म लोड होने से पहले ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा फॉर्म इस स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब आप देखो क्या है कि बेसिक सिलेक्टेड है और सिर्फ हमारे पास जो है ये 2 ऑपरेशंस इस वक्त जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, और बाकी जो 2 फंक्शंस है उनकी विजिबिलिटी हमने ख़त्म कर दी, उन बटन्स की विजिबिलिटी हमने फॉल्स कर दी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ से एडवांस्ड को सिलेक्ट करें, ठीक है, तो ये 2 बटन्स हमारे पास आ भी जाएं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम कॉम्बो बॉक्स में जाते हैं। ठीक है, मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ कोड जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, से यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और अब हम कहते हैं कि जब यूज़र एडवांस्ड को सिलेक्ट करता है तो ये सब जो है साथ में ट्रू भी हो जाए। ठीक है, अब ये बटन्स जो है वो फिर से इनकी विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगी और जब भी यूज़र फिर से अगर बेसिक करता है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक है और अब हम इसमें सिर्फ 2 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से हम कोई 2 वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है, आप देखो हमारे पास सम की वैल्यूज़ आ रही हैं, हमारे पास सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और यही 2 ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से एडवांस्ड करेंगे तो अब आप देखो हमारे पास ये 2 ऑप्शंस भी आ गए। ठीक है, अब हम इस पर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, हम इस पर डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो ही हम बेसिक पे आएंगे तो फिर हमारे पास वही ऑपरेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो कि क्या है कि आप पॉलीमॉर्फिज्म के हेल्प से आप अपनी सेम इंटरफेस को जो है वो आप मल्टीपल टास्क के लिए यूज़ कर सकते हो। आप इंटरफेस को रीयूज़ कर रहे हो। ठीक है, और आप देखो कि आपका प्रोग्राम कितना एफिशिएंट हो गया है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के बगैर हम करते तो हमें 2 डिफरेंट इंटरफेसेस बनानी पड़ती, 2 डिफरेंट फॉर्म्स बनाने पड़ते और ये सारा का सारा कोड हमें जो है वो उन दोनों में लिखना पड़ता। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी हमने क्या किया कि हमने एक क्लास बनाई बेसिक, जिसमें हमने बेसिक ऑपरेशंस रख दिए। ठीक है, और फिर एक हमने एडवांस्ड क्लास बनाई जिसमें हमने जो एडवांस्ड ऑपरेशन थे वो हमने ऐड कर दिए। ठीक है, और हमने एडवांस को इनहेरिट करवा दिया बेसिक से। तो अब क्या है कि बेसिक जो है उसमें तो 2 ऑपरेशन है, लेकिन एडवांस जो है वो बेसिक के 2 और प्लस अपने 2 दे के जो है वो फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहा है और उसमें अब 4 ऑपरेशंस हैं, 2 ऑपरेशंस वो वहाँ पे रीयूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी यूज़ ना कर रहे होते तो हमें जो एडवांस क्लास है उसमें फिर से ये मेथड्स डिफ़ाइन करने पड़ते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम एडवांस्ड में सिर्फ ये 2 मेथड्स डिफ़ाइन करें और बेसिक को इनहेरिट करें। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि अब हम इसी फॉर्म को रीयूज़ करें। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों जो हमारे पास ऑपरेशन थे कि इधर हमने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे या एडवांस्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, हमें इंटरफेस जो है वो कुछ ऐसी ही चाहिए थी कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए थे। ठीक है, और हमने उसको फिर शो करवाना था, प्लस कुछ बटन्स हमने देने थे। अगर हम ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव के थ्रू इसका सोल्यूशन ना जनरेट करते तो हमें 2 अलग अलग फॉर्म बनाने पड़ते, और जब हम अपने इस एप्लीकेशन को रन करते तो वो दोनों फॉर्म्स जो हैं उनके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट्स बनती और हमारे पास दोनों क्लासेस जो हैं वो मेमोरी में जाके इनिशियलाइज हो जाती, मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेती। ठीक है, और हमारी एप्लीकेशन का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन इस केस में आप देखो कि क्या है कि मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है कि अगर यूज़र को सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने तो मेमोरी के अंदर सिर्फ 2 ऑपरेशंस जो हैं वो
क्रिएट होंगे, ठीक है, सब और सम। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देयर विल बी नो इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो वो उस तरह से मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र यहाँ पे सिलेक्ट करेगा एडवांस्ड, तो क्या है कि अब एडवांस्ड क्लास के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई होगी और 4 ऑपरेशंस जो हैं उनके लिए अकॉर्डिंगली जो है वो मेमोरी जो है वो यूज़ होगी। तो आप देखो कि इसमें कितनी मेमोरी मैनेजमेंट है, कितनी रीयूजेबिलिटी है, और जो है आपका प्रोग्राम जो है वो आपकी लाइंस ऑफ कोड जो है वो कितनी कम हो जाती हैं, और क्या है कि ये आपको एक अच्छा और एफिशिएंट सोल्यूशन देता है, ठीक है। तो आप देखो कि क्या है कि जब हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया तो हम सेम इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं फॉर मल्टीपल पर्पसेस, ठीक है। और क्या है कि रन टाइम पे क्या है कि यूज़र की इनपुट के बेस पे हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा उस इंटरफेस पे, और फिर वो उसी ऑब्जेक्ट के बेस पे सब ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। क्लास कंपैटिबिलिटी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम कहते हैं ना कि एक चीज़ ने दूसरी चीज़ की जगह लेनी है, जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि रन टाइम में जो है अगर यूज़र कहता है पर्सन, तो फिर पर्सन का मेथड कॉल होगा, सेम बटन जो है वो पर्सन के मेथड को कॉल करेगा। अगर यूज़र कहता है एडल्ट, तो सेम सेट एज का मेथड जो है वो एडल्ट क्लास के मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। तो रन टाइम पे जो रिप्लेसमेंट हमने करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि क्लासेस जो है वो बिहेवियरली कंपैटिबल हों, ठीक है। अब देखो बिहेवियरली कंपैटिबल का मतलब क्या है कि आ क्लास इज बिहेवियरली कंपैटिबल विद एन अदर इफ इट सपोर्ट्स ऑल द ऑपरेशन ऑफ द अदर क्लास, ठीक है। क्या है कि दोनों क्लासेस में सेम ऑपरेशंस हैं, और वो जो जो ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है, वो बेस क्लास के सारे ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। लेट्स से कि हम कह रहे हैं कि ये रन टाइम पे हमने डिसाइड करना है कि पर्सन का सेट एज का मेथड कॉल करना है या एडल्ट का, तो ये बिहेवियरली कंपैटिबल कब होंगी, जब सेट एज का मेथड दोनों क्लासेस के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। तो फिर क्या है कि ये रन टाइम में एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। सच अ क्लास इज कॉल्ड सब टाइप, ठीक है। और इस तरह की जो क्लासेस होती हैं वो सब टाइप्स कहलाती हैं। अ क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सब टाइप। Derived class is usually a subtype of the base class. It can handle all the legal messages of the base class. Therefore, base class can always be replaced by the derived class. ठीक है, तो क्या है, जो derived class होती है वो हमेशा जो है वो बिहेवियरली कंपैटिबल होती है बेस क्लास से। क्यों? क्योंकि वो बेस क्लास के सारे फंक्शंस को जो है वो इनहेरिट कर रही होती है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे बिहेवियर जो बेस क्लास के होते हैं वो ड्राइव क्लास के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ड्राइव क्लास जो है वो बेस क्लास को रिप्लेस कर सकती है। इसको हम आगे एग्जांपल से देखते हैं तो आपको फर्दर क्लियर होगा, ठीक है। हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। चाइल्ड क्लास ऑल्सो इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स बेस क्लास, ठीक है। अब आप देखो क्या है कि शेप क्लास है हमारे पास विच इज़ और बेस क्लास, और आप देखो ये तीन जो हैं हमारे पास ड्राइव क्लासेस हैं, सर्कल, लाइन एंड ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो सर्कल जो है वो सारी की सारी बिहेवियर्स जो क्लास शेप के हैं उसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। लाइन भी इनहेरिट कर रही है, ट्राइंगल भी इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि ड्यूरिंग रन टाइम जहाँ पे हम शेप क्लास को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम कहीं पे यूज़ करें शेप क्लास का ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया और उसके साथ हम जो है सेट करें, कलर सेट करें वर्टिसेस, और हम क्या करें, हम उसको मूव करें, सेट कलर करें, या हम उसको ड्रॉ करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि हम ये जो बिहेवियर है शेप क्लास का उसको हम ड्राइव क्लास किसी भी ड्राइव क्लास के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि ये सारे के सारे ऑपरेशंस कोई भी ड्राइव क्लास
भी परफॉर्म कर सकती है। अगर हम शेप को रिप्लेस कर दें लाइन के साथ तो क्या है कि लाइन डॉट सेट कलर होगा, लाइन डॉट वर्टिसेस होगा, लाइन डॉट मूव, लाइन डॉट सेट कलर एंड लाइन डॉट ड्रॉ होगा। ठीक है, और इसमें क्या है फिर लाइन ड्रॉ हो रही होगी, क्योंकि आप देखो लाइन का ड्रॉ का मेथड अपना है और शेप का ड्रॉ का मेथड अपना है। ठीक है, लेकिन क्या है कि शेप क्लास जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वहां पे हम लाइन क्लास से उसको इफेक्टिवली रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिहेवियरली कंपैटिबल हैं। इसी तरह आप देखो कि जहाँ पे शेप क्लास के साथ हम जो है डिफरेंट बिहेवियर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे हम जो है शेप को सर्कल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सर्कल डॉट कलर, सर्कल डॉट वर्टिसेस, सर्कल डॉट मूव, सर्कल डॉट सेट कलर एंड सर्कल डॉट ड्रॉ। और सर्कल डॉट ड्रॉ जब होगा तो क्या होगा कि जो है सर्कल जो है वो ड्रॉ होगा। ठीक है, तो आप देखो क्या है कि ये बिहेवियरली कंपैटिबल हैं जो बेस क्लास है उससे, और वो किसी भी पॉइंट पे जो है दे कैन रिप्लेस द बेस क्लास. All the three derived classes are behaviorally compatible with the base class. Whenever the shape class is, it can be replaced by any of its child class. ठीक है, तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो बेस क्लास है, ठीक है, उसको हम किसी भी ड्राइव्ड क्लास के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज पोलीमॉर्फिज्म. ठीक है, कि जो शेप है वो कभी सर्कल बन सकती है, कभी लाइन बन सकती है, कभी ट्राइंगल बन सकती है. एक और एग्जांपल हमारे पास जो पोलीमॉर्फिज्म की है वो है, यहाँ पे आप देखो कि क्या है कि हमारे पास एक बेस क्लास है फाइल. ठीक है, और आप देखो क्या है, एस की फाइल, पीडीएफ फाइल, पीएस फाइल्स, ये तीन हमारे पास ड्राइव्ड क्लासेस हैं और ये क्या है बिहेवियरली कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, जहाँ पे भी हम इस फाइल क्लास को यूज करें हम उसको जो है ASCII फाइल, पीडीएफ फाइल या पीएस फाइल, इन तीनों में से किसी भी सब क्लास के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, एनीवेज ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन जब हम इसको C# की डिमॉन्स्ट्रेशन से देखेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो रन टाइम पे जो बेस क्लास है, ठीक है, उसकी जगह हमारे पास चाइल्ड क्लास जो है वो उसका बिहेवियर आ सकता है. ठीक है, तो वो जब हम उसको C# में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि पोलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है और किस तरह से जो बेस क्लास है इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स चाइल्ड क्लासेस. ओके, अब ये जो प्रीवियस हमने डिमॉन्स्ट्रेशन देखी है जिसमें हमने अपनी इस प्रॉब्लम का यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, अब देखो कि जैसा कि मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था आपसे ड्यूरिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन कि जो बेसिक क्लास है उसमें हमारे पास क्या था, द बेसिक क्लास हैज़ 2 ऑपरेशन, सम एंड सब्ट्रैक्शन, एंड द एडवांस्ड क्लास हैज़ 4 ऑपरेशन, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. In order to make behaviorally compatible with each other at runtime, so the user can choose at runtime which class object be initialized. ठीक है, जो runtime हमें polymorphism achieve करनी है, it is required that behaviorally both classes should be compatible, equal. In current state, basic class has 2 functions and advanced class has 4 functions, not compatible. ठीक है, क्या था कि ओरिजिनली जो है वो दोनों क्लासेस कंपैटिबल नहीं थी. जब क्या था कि बेसिक में सिर्फ 2 और एडवांस्ड में हमारे पास आफ्टर इनहेरिटेंस 4 ऑपरेशंस आ रहे थे. ठीक है, तो वो कंपैटिबल नहीं थी और हमने देखा टू मेक देम कंपैटिबल वी हैव टू ऐड 2 वर्चुअल फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन बेस क्लास बेसिक. तो हमने क्या, हमें उनको जो है वो बिहेवियरली कंपैटिबल करने के लिए हमने 2 वर्चुअल मेथड्स ऐड कर दिए बेस क्लास बेसिक के अंदर. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. द वर्चुअल फंक्शन विल नॉट इम्प्लीमेंट एनी फंक्शनैलिटी. ठीक है, अब देखो बेस क्लास के अंदर या बेसिक क्लास जो थी हमारी उसके अंदर ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के मेथड्स थे
ये प्योर वर्चुअल मेथड थे, मीन्स कि इनकी वहाँ पे हमारे कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। उस क्लास के अंदर जो है इनकी कोई यूटिलिटी नहीं थी। वहाँ पे ये सिर्फ वर्चुअल फंक्शंस थे, एक डमी फंक्शंस थे, जिनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में हम रिटर्न कर रहे थे 0, इसलिए ये प्योर वर्चुअल फंक्शन थे। ठीक है, दे आर जस्ट एडेड टू मेक बोथ क्लासेस बिहेवियरली कंपैटिबल। तो हमने देखा कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए हमने ये प्योर वर्चुअल फंक्शंस जो हैं ये ऐड किए बेस क्लास के अंदर, जो कि हमारी इस केस में बेसिक थी। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने किस तरह से इफेक्टिवली यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस हमने दोनों क्लासेस को जो है वो कंपैटिबल बना दिया। ठीक है, अब दोनों क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे की सब टाइप हो गई थी, वो रन टाइम पे एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती थी। ठीक है, और फिर हमने इस पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को जो है वो फिर हमने यूज़ किया अपने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, ताकि हम रीयूज़ कर सकें, हम कोड को रीयूज़ कर सकें और हम इंटरफेस को भी रीयूज़ कर सकें। ठीक है, और ये हमारे क्लासेस का कोड था, जिसमें आप देखो बेसिक क्लास में हमारे पास 2 सम और सब्ट्रैक्शन के मेथड थे जो कि डिफाइंड थे, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन थी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के मेथड जो हैं वो प्योरली वर्चुअल थे, और उनको फिर हमने रीडिफाइन किया था यूजिंग ओवरराइड कीवर्ड इन ड्राइव्ड क्लास एडवांस्ड। ठीक है, और फिर आप देखो इस तरह से अब क्या है यहाँ पे, अब ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है। ठीक है, अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है कि यूजर की इनपुट के बेस पे अगर वो एडवांस सेलेक्ट करेगा तो एडवांस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा, और अगर वो बेसिक सेलेक्ट करेगा तो बेसिक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। और आप देखो कि मेमोरी मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिवली हो रही है कि अगर यूजर को जो है एडवांस्ड ऑपरेशंस चाहिए ही नहीं है तो वो कभी भी मेमोरी की ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ तब मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे जब यूजर को एडवांस्ड ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अगर उसको बेसिक ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है तो सिर्फ बेसिक क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, ये हमारे बटन्स के कोड आ गया। ठीक है, और ये फॉर्म लोड पे हमने जो कोड दिया था वो हमारे पास आ गया, और फिर हमारे पास देखो इस तरह से रिजल्ट आ गया था। ठीक है, कि जब अब क्या था कि जब यूज़र बेसिक सेलेक्ट करता था तो उसके पास सिर्फ ये 2 ऑपरेशंस आ रहे थे, और जब एडवांस सेलेक्ट करता था तो उसके पास ये चारों ऑपरेशंस आ रहे थे। और आप देखो कि क्या है कि हम रीयूज़ कर रहे थे। एडवांस्ड के केस में हम ये इंटरफेस जो है ये कम्प्लीटली रीयूज़ कर रहे थे। ठीक है, और इसके जो बैकएंड पे कोड था वो भी हम कम्प्लीटली रीयूज़ कर रहे थे। तो इस तरह आप देखो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के साथ हम जो है वो कितना जो है वो एफिशिएंट सोल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। अगर सेम काम हमें जो है विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स करना पड़ता तो ये हमें 2 अलग फॉर्म्स बनाने पड़ते, और हमें दोनों में ये कोड जो है रिपीट करना पड़ता, और इस एप्लीकेशन का साइज़ जो है वो डबल होता। ठीक है, तो इस तरह आप देखो कि कितना साइज़ भी रिड्यूस हो गया, प्लस मेमोरी मैनेजमेंट है कि जिन फंक्शंस को परफॉर्म करना रिक्वायर्ड है सिर्फ वही जो है मेमोरी में एलोकेट होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही देखो यहाँ पे तो जैसे मैंने किया कि इन बटन्स की विजिबिलिटी ट्रू फॉल्स करके मैंने इनको हैंडल कर दिया। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आपके फॉर्म का ना साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो, कि अगर आप चाहते हो कि आप उसका जो है ना आप देख लो कि इतने बटन्स पे उसका साइज क्या है। ठीक है, और इतने बटन्स पे तो वो साइज के थ्रू भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो हेयर इट इज़ अप टू यू, आप किसको किस तरह से हैंडल करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्म के साइज़ को छोटा या बड़ा करके, मीन्स कि अगर वो जब यूज़र यहाँ से बेसिक करे तो फॉर्म का साइज़ जो है छोटा हो जाए, और ये 2 बटन्स जो हैं ये फिर यहाँ नीचे आ जाए, नज़र ही ना आ रहे हों क्योंकि साइज़ उसका छोटा हो जाए, क्रॉप होके आ जाए। ठीक है, और जब वो एडवांस करे तो साइज़ बड़ा हो जाए, ये भी आ जाए, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। तो एनीवेज अप टू यू, आप इसको जिस तरह से भी करना चाहते हो आपकी जो असाइनमेंट है उसके अंदर। तो आई होप कि
इस एग्जाम्पल से आपको जो है वो काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि आपने अपनी असाइनमेंट में किस तरह से जो है वो पोलीमॉर्फिज्म अचीव करनी है। अच्छा, ये जो वर्चुअल मेथड्स होते हैं ये हमेशा हमेशा आप इनको पब्लिक कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हो, ठीक है, ये कभी भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं होते। These are your references and thank you so much.